नमस्कार दोस्तों, मैं सेडूराम रावत, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारे अध्ययन का विषय है मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों में से एक वातावरण समायोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट। तो आइए सीखते हैं वातावरण समायोजन के सिद्धांत के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि वातावरण के सभी तत्व, चाहे वे प्राकृतिक हों या सांस्कृतिक, सभी परिवर्तनशील अवस्था में हैं। हालांकि यह परिवर्तन समय, मात्रा एवं गति की दृष्टि से भिन्न हो सकता है। इस तरीके से वातावरण के तत्वों में होने वाले परिवर्तन को हमने मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांतों में से पहला सिद्धांत क्रियाशीलता या परिवर्तन के सिद्धांत में जाना है। वातावरण के तत्वों में होने वाला बदलाव किसी एक तत्व से नहीं होता, बल्कि अनेक तत्वों के संयुक्त प्रभाव से होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के सभी तत्व आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं एवं एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। इस तरीके से पार्थिव एकता स्थापित होती है। इन विचारों को भी हमने मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांतों में से दूसरा सिद्धांत पार्थिव एकता या अंतर संबंध के सिद्धांत में सीखा है। इतना ही नहीं, मनुष्य जो मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है, वो भी निरंतर क्रियाशील रहता है और अपनी पर्यावरणीय दशाओं से प्रभावित भी होता है। अपने भौगोलिक वातावरण के द्वारा वह अनेक रूपों में प्रभावित होता है। साथ में वह अपनी क्षमता और कुशलता के आधार पर पर्यावरण में या पर्यावरण से समायोजन एवं अनुकूलन भी स्थापित करता है। इस तरीके से आज हमारे अध्ययन का जो विषय है वो मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांतों में से तीसरा सिद्धांत वातावरण समायोजन का सिद्धांत, जिसमें हम जानेंगे कि मनुष्य किस तरीके से अपनी पर्यावरणीय दशाओं से प्रभावित होता है और साथ में अपनी क्षमता, कुशलता, बुद्धि, विवेक आदि से उसके साथ अनुकूलन एवं समायोजन स्थापित करता है। भौगोलिक वातावरण को दो भागों में बांटा जा सकता है, या यूं कहें कि भौगोलिक वातावरण के दो अंग हैं, एक प्राकृतिक वातावरण, दूसरा सांस्कृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण किसी क्षेत्र, प्रदेश की स्थिति, उच्चावच, जलवायु, मिट्टियां, खनिज, प्राकृतिक वनस्पति, जलाशय एवं समस्त जीव जंतु प्राकृतिक पर्यावरण या वातावरण के अंग हैं। ये सभी तत्व अनेक रूपों में मनुष्य के रहन सहन को, उसकी आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं, सीमित करते हैं। सांस्कृतिक वातावरण, इसमें मनुष्य द्वारा प्राकृतिक वातावरण के संयोग से निर्मित भूदृश्य को सम्मिलित किया जाता है। मनुष्य अपने प्राकृतिक पर्यावरण से अंतर संबंध स्थापित कर एक नए भूदृश्य की रचना करता है, जिसमें अधिवास, परिवहन मार्ग व परिवहन के साधन, संचार, कृषि पद्धतियां, सिंचाई के साधन, औद्योगिक इकाइयां, राजनीतिक संस्थान, वैज्ञानिक संस्थान, साहित्यिक संस्थान, सभी तरीके की आर्थिक क्रियाएं, रहन सहन, वेशभूषा, रीति रिवाज तथा परंपराएं आदि, ये सभी सांस्कृतिक वातावरण के प्रमुख तत्व हैं। इस प्रकार मनुष्य अपने
प्राकृतिक वातावरण या पर्यावरण से अंतर संबंध स्थापित कर अन्योन्य क्रिया करके एक नए भूदृश्य की रचना करता है और वो नया भूदृश्य सांस्कृतिक वातावरण के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के तत्व मनुष्य के समस्त क्रियाकलापों तथा आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं, किंतु मनुष्य एक सक्रिय प्राणी है, क्रियाशील प्राणी है, चंचल है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, प्रतिक्रियाएं करता है। मनुष्य विभिन्न पर्यावरण या वातावरण प्रदेशों में प्राकृतिक तत्वों के संयोग से या उनके उपभोग से पर्यावरण से अनुकूलन स्थापित करता है। साथ में वह स्वेच्छापूर्वक अपनी छांट के अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार उसमें बदलाव भी लाता है और धीरे धीरे उस पर्यावरण प्रदेश में अपना वर्चस्व स्थापित करने लगता है। इस प्रकार मनुष्य का अपने वातावरण या पर्यावरण के साथ अनुकूलन तथा उसमें किए गए बदलाव की प्रक्रिया को ही वातावरण समायोजन कहा जाता है। जैसा कि हमें ज्ञात हो चुका है कि आज का हमारे अध्ययन का विषय वातावरण समायोजन का सिद्धांत मनुष्य द्वारा पर्यावरण से अनुकूलन तथा परिवर्तन की प्रक्रिया पर आधारित है। आपके सामने दिए गए ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि वातावरण के साथ समायोजन को दो रूपों में बांटा जा सकता है, या यूं कहें कि वातावरण समायोजन के दो रूप हैं, एक अनुकूलन, दूसरा रूपांतरण या परिवर्तन। अनुकूलन के भी दो उपभाग हैं, एक आंतरिक अनुकूलन, दूसरा बाह्य अनुकूलन। जबकि रूपांतरण या परिवर्तन के भी दो रूप हैं, प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन या रूपांतरण, दूसरा सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन या रूपांतरण। इन्हीं को आगे हम विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। जैसा कि ऊपर दिए गए ग्राफिक्स से हम समझ चुके हैं या स्पष्ट हो चुका है कि वातावरण समायोजन के दो रूप हैं, एक अनुकूलन और दूसरा रूपांतरण। सबसे पहले हम अनुकूलन के बारे में जिक्र करेंगे, उसके उपभेदों को समझेंगे और उसके बाद रूपांतरण या परिवर्तन के बारे में जानेंगे। अनुकूलन क्या होता है? मनुष्य के द्वारा अपने पर्यावरण या वातावरण के कारकों के प्रभाव के अनुसार अपने आप को ढाल लेना या उसके अनुसार समायोजित कर लेना ही अनुकूलन कहलाता है। अर्थात मनुष्य जब अपने आप को पर्यावरण के कारकों के अनुसार या पर्यावरणीय दशाओं के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है या उसके अनुसार जीवन जीना शुरू कर देता है, तो वो मनुष्य का वो अपने वातावरण के साथ अनुकूलन कहलाता है। जैसा कि अनुकूलन के भी दो भेद हैं, एक आंतरिक अनुकूलन, दूसरा बाह्य अनुकूलन। सबसे पहले हम आंतरिक अनुकूलन का जिक्र करेंगे। इसके अंतर्गत मनुष्य पर्यावरण या वातावरण के अनुसार अपनी भाषा, खान पान और रहन सहन के ढंग को सीखता है या उसमें बदलाव लाता है। साथ ही जब मनुष्य अपने पैतृक वातावरण को छोड़कर लंबे समय तक यदि किसी भिन्न वातावरण में रहता है, तो उस वातावरण के कारकों के प्रभाव से उसमें शारीरिक बदलाव भी देखने को
मिलता है। आंतरिक अनुकूलन के भी दो भेद हैं, एक ऐच्छिक और दूसरा जिसे प्राकृतिक या अनैच्छिक भी कहा जा सकता है। ऐच्छिक आंतरिक अनुकूलन को अब यहां पर हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए एक यूरोपियन परिवार भारत के केरल राज्य में जाकर निवास करने लगता है, तो जाहिर सी बात है उसे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को खरीदने के लिए निश्चित तौर पर बाजार जाना होगा। बाजार ही नहीं जाना होगा, उसे वहां के दुकानदारों से बातचीत भी करनी होगी, संवाद भी स्थापित करना होगा। जबकि वहां के स्थानीय निवासी मलयालम भाषी हैं। यहां पे उस यूरोपियन परिवार को उन दुकानदारों से संवाद स्थापित करने में या बातचीत करने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार वो यूरोपियन परिवार वहां अपना अनुकूलन स्थापित करने के लिए या वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढालने के लिए वहां की वस्तुओं के नाम मलयालम भाषा में सीखने का प्रयास करेगा। वहां के स्थानीय लोगों के मिलने और अभिवादन के तौर तरीकों को भी सीखने का प्रयास करेगा। यहां तक कि वह खान पान के ढंग को भी सीखने का प्रयास करेगा। इस प्रकार वह यूरोपियन परिवार केरल में बसने के पश्चात अपने आप को वहां के वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए उन तौर तरीकों को सीखता है, अपनाता है। यह ही मनुष्य का अपने वातावरण के साथ ऐच्छिक आंतरिक अनुकूलन कहलाता है, यानी इच्छा अनुसार किया गया अनुकूलन ही ऐच्छिक आंतरिक अनुकूलन है। अब हम आंतरिक अनुकूलन का दूसरा भेद अनैच्छिक आंतरिक अनुकूलन के बारे में जानेंगे। जब वह यूरोपियन परिवार कई पीढ़ियों तक अपनी पैतृक मृदुल जलवायु को छोड़कर इसके विपरीत उष्ण जलवायु में रहता है, तो आने वाली पीढ़ियों की त्वचा में श्याम रंग के कण बनने लगेंगे, क्योंकि वो यूरोपियन परिवार यूरोप से चलकर दक्षिणी भारत के केरल में आकर बसा है। जबकि आपको पता है कि यूरोप में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, जो मृदुल जलवायु है और मानव के रहवास के लिए बेहद आदर्श है। ऐसी जलवायु में त्वचा का रंग गोरा होता है, जबकि उस पैतृक मृदुल जलवायु को वह यूरोपियन परिवार छोड़ करके दक्षिणी भारत के केरल में उष्ण जलवायु में आकर रहने लगता है। तो उष्ण जलवायु में तापमान बेहद अधिक होते हैं, ऐसे में त्वचा का रंग भी उससे प्रभावित होता है और वहां के लोगों का त्वचा का रंग श्याम वर्ण का होता है। तो निश्चित ही उस यूरोपियन परिवार पर कई पीढ़ियां उस उष्ण जलवायु में गुजार लेने के पश्चात आने वाली पीढ़ियों की त्वचा में श्याम रंग के कण बनने शुरू हो जाएंगे। एक लंबे समय के पश्चात एक पीढ़ी ऐसी आएगी जब उसकी त्वचा का रंग या त्वचा का वर्ण, जो उसका पैतृक वर्ण जो गोरा था, के उलट श्याम वर्ण हो जाएगा। इस तरह त्वचा के रंग में आए बदलाव को अनैच्छिक आंतरिक अनुकूलन कहा जाता है। वह परिवार कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरा शरीर का जो गोर वर्ण है वो मेरा और मेरी संतानों का श्याम वर्ण में बदले। तो इस तरीके का अनुकूलन
आंतरिक अनुकूलन है, लेकिन इच्छा अनुसार नहीं है, इसलिए इसे अनैच्छिक आंतरिक अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन का दूसरा भेद है बाह्य अनुकूलन। यूरोपियन परिवार उस मलयालम समाज में अपना सामंजस्य बिठाने के लिए जब वहां के रहन सहन के तरीकों को, वहां की वेशभूषा को अपनाएगा, उसके अनुसार वो अपने आप को ढालेगा, तो वह उन लोगों का बाह्य अनुकूलन कहलाएगा। यानी वो यूरोपियन परिवार वहां की वेशभूषा को पहनना शुरू करेगा, वहां के खान पान को अपनाना शुरू करेगा, वहां के तौर तरीकों को अपनाना शुरू करेगा जो भौतिक रूप से दिखाई पड़ते हैं। इस तरीके का अनुकूलन बाह्य अनुकूलन कहलाता है। इस तरीके से हमने अनुकूलन के दोनों भेद, आंतरिक अनुकूलन तथा बाह्य अनुकूलन के बारे में जाना। अब हम वातावरण समायोजन का दूसरा रूप, रूपांतरण या परिवर्तन के बारे में जानेंगे। जब मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार भौगोलिक वातावरण में बदलाव लाता है या उसमें कुछ परिवर्तन लाता है, तो वही क्रिया रूपांतरण या परिवर्तन कहलाती है। मनुष्य दोनों तरह के वातावरण में बदलाव लाता है, एक प्राकृतिक वातावरण और दूसरा सांस्कृतिक वातावरण। मनुष्य ने अपने प्राकृतिक वातावरण में किस तरीके से परिवर्तन किया है, ये बदलाव लाए हैं, उसके कुछ उदाहरण यहां पर दिए जा रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत जहां बस्तियां बसाना या नगर स्थापित करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मनुष्य ने अपनी बुद्धि, क्षमता के आधार पर वहां पर नगर स्थापित कर दिए। इतना ही नहीं, पहाड़ जो प्राकृतिक वातावरण का अंग है, उसमें भी आर पार सुरंगें निकाल दी। यह भी मनुष्य द्वारा किया गया अपने प्राकृतिक वातावरण में बदलाव है, यह परिवर्तन है। इसके अलावा मनुष्य ने बड़े बड़े जंगलों को नष्ट करके, साफ करके वहां खेत बना दिए या फैक्ट्रियां लगा दी। ये भी मनुष्य का प्राकृतिक वातावरण में किया गया बदलाव है या परिवर्तन है, क्योंकि वन या जंगल प्राकृतिक वातावरण के तत्व हैं, लेकिन उस वन की जगह, उस जंगल की जगह खेत बनाना, फैक्ट्री लगाना, बस्तियां बसाना, ये सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों में शामिल है। इस तरीके से मनुष्य ने उस प्राकृतिक वातावरण में बदलाव कर एक नए भूदृश्य की रचना की। इसके अतिरिक्त मनुष्य ने जलवायु की कठोरता से बचने के लिए अपने घरों में एसी, रेफ्रिजरेटर आदि का प्रयोग भी करना शुरू कर दिया। यह भी मनुष्य का प्राकृतिक वातावरण में किया गया बदलाव या रूपांतरण ही है। मनुष्य अपने प्राकृतिक वातावरण में ही बदलाव या परिवर्तन नहीं लाता, बल्कि अपने द्वारा निर्मित सांस्कृतिक वातावरण में भी परिवर्तन या बदलाव लाता है। जैसे हम लोग पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करते हैं, और इस पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करने से भारतीय संस्कृति में जो बदलाव आ रहे हैं वह सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन का ही एक अंग है। इसके अतिरिक्त मनुष्य अपने रीति रिवाज, परंपराओं, मान्यताओं को जन्म देता है, नए नए रीति रिवाज, परंपराएं और मान्यताएं बनाता है, स्थापित करता है या उनको त्यागता है।
ये सब सांस्कृतिक वातावरण में बदलाव को बताता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी सामर्थ्य के द्वारा, अपनी क्षमता के द्वारा वातावरण में सामंजस्य स्थापित करता है और उसमें बदलाव भी लाता है। इस प्रकार हमने मानव भूगोल के 3 मूलभूत सिद्धांतों में से तीसरा मूलभूत सिद्धांत वातावरण समायोजन के सिद्धांत के बारे में विस्तार पूर्वक सीखा, अध्ययन किया, उसके बारे में समझा। धन्यवाद।